नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे अधिकारियों पर एक्शन, बाबा को प्रोटेक्शन। हाथरस हादसे पर लीपापोती का खेल लगातार जारी है। वोट बैंक की राजनीति के चलते भोले बाबा को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। हादसे पर एसआईटी ने सोमवार रात सीएम योगी को 900 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है, जिसके बाद सरकार ने एसडीएम रविंद्र कुमार, सीओ आनंद कुमार के अलावा इंस्पेक्टर आशीष कुमार, तहसीलदार सुशील कुमार और कचौरा चौकी इंचार्ज मनवीर सिंह और पारा चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे को सस्पेंड कर दिया है। एसआईटी ने रिपोर्ट में कहा कि हादसे में साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता, इसकी गहनता से जांच जरूरी है। हादसा आयोजकों की लापरवाही से हुआ। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया। वरिष्ठ अफसरों को इसकी जानकारी तक नहीं दी गई। एसआईटी ने कहा कि एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज ने अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही की है। एसडीएम ने बिना कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया अनुमति दे दी। सीनियर अफसरों को भी जानकारी नहीं दी गई। घटनास्थल पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी नहीं की गई। भीड़ के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए। भीड़ को देखते हुए इंतजाम नहीं थे। आयोजकों ने बिना पुलिस वेरिफिकेशन जिन लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनसे अव्यवस्था फैली है। एसआईटी की रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि भोले बाबा के कार्यक्रम के आयोजकों ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया है। पुलिस को कार्यक्रम स्थल पर निरीक्षण से रोकने का प्रयास किया गया। हादसे के बाद आयोजक मंडल के सदस्य घटनास्थल से भाग गए। एसआईटी ने जांच के दौरान 150 अफसरों, कर्मचारियों और पीड़ित परिवारों के बयान दर्ज किए, लेकिन उस बाबा से कुछ नहीं पूछा जिसके चरणों की धूल लूटने के चक्कर में लोगों की जानें चली गई। जिन लोगों की शय पर पुलिस से दुर्व्यवहार किया गया, उनसे भी कोई पूछताछ नहीं की गई। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में हादसे की जांच रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में 5 सदस्यीय टीम से कराने की मांग की गई है। ऐसे में अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर आकर टिक गई हैं। उधर योगी सरकार ने न्यायिक जांच आयोग का भी गठन किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव आयोग के अध्यक्ष हैं। आयोग 2 महीने में जांच पूरी करके रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। पर सवाल वही है कि क्या कोर्ट से लेकर आयोग तक बाबा पर शिकंजा कसा जाएगा? इसी को लेकर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मेहमानों से भी होगी आपकी मुलाकात, लेकिन पहले कुछ पॉलिटिकल रिएक्शंस सुनिए। ये जो एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद में कार्यवाही हुई है, मुझे लगता है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। सरकार खुद जिम्मेदारी ले ही नहीं रही है। पहले सरकार का प्लान चल रहा था कि मुख्य सेवादार के ऊपर सारे ब्लेम को पिन अप कर दिया जाए। फिर उनको पता चला कि नहीं, ऐसे कार्य नहीं चलेगा। अब एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद में फिर वो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई कर दे रहे हैं। भाई, आप कब जिम्मेदारी लेंगे? देखिए, हाथरस की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट दी है और सरकार ने उसके आधार पर अभी शुरुआती कार्रवाई की है, जिसमें 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। जांच रिपोर्ट में जिन बातों की तरफ इशारा किया गया है, उस पर भी जांच होगी, उस पर भी कार्रवाई होगी। न्यायिक आयोग अभी इस मामले की जांच कर रहा है। जिस तरह से तथ्य सामने आते जाएंगे, सरकार निष्पक्षता के साथ और कठोरता के साथ कार्रवाई करेगी और किसी को भी इस मामले में बख्शा नहीं जाएगा। बख्शे नहीं जाएंगे, यह हवाला बार बार दिया जा रहा है और बख्शे नहीं जाने चाहिए यह भी कहा जा रहा है। लेकिन जिन पर कार्रवाई हो रही है, क्या वो महज खाना पूर्ति नहीं दिख रही? क्या वाकई इस मामले में बाबा का कोई लेना देना नहीं? जिनको पूछने तक के लिए नहीं बुलाया जा रहा, नॉर्मल सवाल जवाब के लिए भी नहीं आमंत्रित किया जा रहा है। बाकी सब तो आप छोड़ दीजिए। लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, लगातार जिसमें देखा जा रहा है कि देखिए, जो बाबा हैं, क्या उन्हें बचाने के पीछे राजनीतिक स्वार्थ है? मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, इस पूरे मामले पर एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपी, लेकिन उसके बावजूद भी क्या बाबा को क्लीन चिट दे दी गई है? किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक बाबा के ऊपर नहीं, सवाल जवाब महज तक के लिए नहीं। पल्लवी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत पल्लवी जी। राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत स्वागत राज शर्मा। रविंद्र प्रताप सिंह प्रवक्ता है सपा से हमारे साथ जुड़े, रविंद्र सर आपका भी स्वागत करते हैं। अशोक द्विवेदी जी रिटायर्ड आईपीएस है, बहुत स्वागत सर। सर, आप क्या मानते हैं इस पूरे मामले में? आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, द्विवेदी सर, इतना एक्सपीरियंस है इस पूरे मामले में, क्या जो कार्यक्रम जिसकी वजह से हो रहा है उसे बिल्कुल कहीं से कहीं तक दोषी नहीं माना जा सकता? क्लीन चिट एकदम नहीं। अभी ये निष्कर्ष निकालना कि प्रशासन ने या जांच ने या पुलिस ने बाबा को क्लीन चिट दे दिया है, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। ये कौन कह रहा है? ये निष्कर्ष कहां से निकला? अभी मेरी समझ के हिसाब से इस बिंदु पर इन्वेस्टिगेशन अभी पेंडिंग है। अभी कोई क्लीन चिट नहीं दिया। ना तो प्रदेश सरकार ने कहा कि बाबा निर्दोष है,
ना किसी जिम्मेदार मंत्री ने कहा, ना किसी पुलिस अफसर ने कहा। तो ये कह कौन रहा है? मेरा आशय ये है कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं मीडिया के माध्यम से, कहीं पर शासन ने, पुलिस ने, किसी सरकारी अधिकारी ने बाबा को क्लीन चिट नहीं दी है। अभी इस बिंदु पर जांच या विवेचना अभी हो रही है। तो ये कहना वो क्लीन चिट दे दी है, अभी इस स्थिति में आज ये कहना उचित नहीं है। 2 जुलाई को ये दुखद घटना हुई है। 2 जुलाई के बाद लगभग 1 सप्ताह का समय बीत गया है। इस दुखद घटना में 122-23 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। तो उनसे संबंधित और घायलों के इलाज से संबंधित जो कार्य हुए हैं, जांच पूरी हुई है। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का और तमाम सीनियर अफसर का वहां दौरा हुआ है। जो जांच आयोग बनाया गया उसने दौरा किया है। इन सभी कार्यों में स्थानीय पुलिस अधिकारी व्यस्त रहे हैं। तो अभी विवेचना का बहुत सारा काम पेंडिंग है, वो चल रहा होगा, अवश्य चल रहा होगा। जी जी जी। तो अभी कहना उचित नहीं है कि हाँ कार्रवाई होती बात अलग थी कि आपने मामला दर्ज किया, एफआईआर हुई, यहां तक तो बात बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे जवाब पूछा जा रहा है, जिनकी वजह से ये पूरा कार्यक्रम हुआ, जिनकी वजह से 2.5 लाख लोगों की एक सवाल नहीं पूछा जाएगा उस शख्स से। उनसे इसे तो आप मत कहिए कि बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल सही है, मैं ये कह रहा हूं उनसे भी पूछा जाना चाहिए, लेकिन अवश्य पूछा जाएगा। जो विवेचना कर रहे हैं अधिकारी लोग वो अवश्य पूछेंगे, पूछा जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उनसे नहीं कार्रवाई पूछा में, जाना इसलिए मैंने कहा कि आपका एक्सपीरियंस है कार्रवाई में। प्राथमिकी जो वहां पर प्रशासनिक अधिकारी थे, तंत्र के लोग थे, उनको हटा दिया जाएगा, उनको यहां से वहां कर दिया जाएगा। प्राथमिकी यही होती है, कार्रवाई शुरू होती है। नहीं, पहले तो जो जिम्मेदार अधिकारी है, जिनकी लापरवाही से, गैर जिम्मेदारानेपन से ये अत्यंत दुखद हादसा हुआ, उनको दंड देने की कार्रवाई हुई है। निलंबन ये उसी का हिस्सा है। ये निलंबन जो 2 गजेटेड अफसर, 3 गजेटेड अफसर है, तहसीलदार, एसडीएम और क्षेत्र अधिकारी, ये तीनों गजेटेड अफसर हैं। 3 गजेटेड अफसर को निलंबित करना, उनको दंड देने की, उनके स्तर पर जो लापरवाही हुई है उसकी ये प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं कि बाबा को अभी निर्दोष सिद्ध कर दिया गया, किसी ने क्लीन चिट नहीं दी है, उनसे भी पूछा जाना चाहिए। ये मेरा मत है, अवश्य पूछा जाएगा। हो सकता है 2 दिन 4 दिन बाद पूछा जाएगा, हो सकता है, लेकिन अभी तक ना किसी तरह की कोई सुगबुगाहट है, ना एसआईटी की तरफ से ये कुछ कहा जा रहा है, ना किसी अधिकारी या ना किसी मंत्री, ना किसी सियासतदान, कोई भी ये पल्लवी जी नहीं कहता हुआ नजर आ रहा है कि किसी भी तरह से या तो बाबा के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, या ये भी नहीं कहा जा रहा है कि पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। ये एसआईटी ने कहा हो कि उनका नाम कहीं पेंडिंग लिस्ट में है, किसी तरह की कोई भी बात नहीं। सवाल ये कि बचाया जा रहा है अगर बाबा को, तो उसके पीछे उनके साथ जुड़ा हुआ समुदाय है, उसके पीछे उनके साथ जुड़ा हुआ वोट बैंक है। वो भले ही अब आपके पास आए ना आए, लेकिन जहां भीड़ वहां हम, सियासतदानों का यही कुछ चलन चल रहा है। ये मुझसे पूछा जा रहा है। पल्लवी जी जी पारुल जी, बहुत ही बेबुनियाद बात है। पहले कहा जा रहा था सेवादारों को मुख्य अभियुक्त बनाया जा रहा है और प्रशासन का नाम ले लिया जा रहा है। अब प्रशासन के जो मेन 3 एसडीएम हो गए, तहसीलदार हो गए, सीओ समेत 6 लोगों को निलंबित किया गया है। तो अब बात आ रही है बाबा के ऊपर एक्शन पहले दिन से चल रहा है। उनकी संपत्ति चेक की जा रही है, उनके पॉलिटिकल कनेक्शन देखे जा रहे हैं। क्लीन चिट सरकार ने किसी को नहीं दी है। जो एक एसआईटी गठित हुई है उसके हिसाब से आपको भी पता है सोमवार को रिपोर्ट दी गई है, और उस रिपोर्ट के आधार पे जो दोषी हैं 100 से ज्यादा लोगों का बयान दर्ज किया गया है, और उसी के आधार पे जांच चल रही है। तो विपक्ष तो किसी भी चीज में खुश नहीं होगा, वो उनकी मर्जी है, पर जांच जो है वो बहुत एक्टिवली चल रही है, और उत्तर प्रदेश सरकार इसमें बहुत ही तेजी से काम कर रही है। बहुत तेजी से उन्होंने अपने जो भी दोषी पाए गए हैं उनको निलंबित किया गया है। मुख्य सेवादार जो है, जिसको पकड़ा गया है, जिसने कुछ अहम सबूत, कुछ बयान दिए हैं, जिसके आधार पे लोगों को पकड़ा जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। तो सारी चीजें आपके सामने होंगी, कुछ दिन का इंतजार कीजिए। बाबा को किसी ने नहीं कहा कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्ध है, किसी का स्टेटमेंट आया है, तो कोई प्रोटेक्शन सरकार की तरफ से नहीं दिया जा रहा है। सवाल उठा रहा है ना मैडम,
ये इंतजार ही तो कार्रवाई की सवाल है, उठा रहे तो मैं सवाल उठा आपका रहा है। उत्तर देने के लिए बैठी हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बाबा के साथ भी पहले दिन तो से अब आप देख तक रही एक भी हैं सवाल जितनी नहीं पूछा प्रॉपर्टीज गया बाबा। शुरुआती दौर में तो ये यहाँ कहा से जा रहा था लेके कि एक ग्वालियर अधिकारी तक। पहरेदारी कर रहे हैं जहां पर वो मौजूद हैं। फिर उसके बाद अभी हाल ही में जब मामला बढ़ा तो उनका एक स्टेटमेंट सामने आ जाता है जिसमें वो कहते हैं वो भागे वहां से, सबसे बड़ी बात जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, और उनकी मौजूदगी थी वहां पर, जिसके बाद भी एक सवाल नहीं पूछा जा रहा उनसे। देखिए वही मैंने कहा ना, उनकी प्रॉपर्टी, उनका स्टेटमेंट अब आया है जब वो डर गए। ऐसा नहीं है कि स्टेटमेंट पहले दिन से आ गया, पहले दिन से तो गायब थे, उनको ढूंढा जा रहा था। यहाँ से लेके ग्वालियर तक हर जगह उनको ढूंढा जा रहा है। उनकी एक एक चीज की जांच की जा रही है, कौन है, कैसे काम करते हैं, उनके कनेक्शंस क्या क्या है, सारी चीजें देखी जा रही है। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, जांच हो रही है, थोड़ा समय लगता है, आपको भी पता है। अपराधी आप किसी को बिना देखे या बिना किसी को जांच हुए आप अपराधी ठीक है। नहीं साबित कर सकते हैं। सबके बयान दर्ज होंगे, सबकी, और जो दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिलेगी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है और ये किसी को छोड़ने में विश्वास नहीं रखती। रविंद्र जी, कार्यक्रम किसी और संस्था का होता या कोई ऐसा बाबा जिसका कनेक्शन बीजेपी से हो, या कोई भी ऐसा शख्स जो कहीं ना कहीं इस तरह के वोट बैंक पर या इतने लोगों पर पकड़ नहीं रखता, तो मामला कुछ और हो जाता, मानते हैं रविंद्र जी? सर्वप्रथम तो पारुल जी, मृतकों को श्रद्धांजलि, और मृतकों के परिवार को और घायलों के परिवार को समाजवादी पार्टी की तरफ से शोक संवेदना है। बहुत कम शब्द में कहा जाए तो ये सरकार प्रायोजित हत्या है। और इस घटना का जो मुख्य अभियुक्त है सूरजपाल, उसको उत्तर प्रदेश सरकार उसी तरीके से संरक्षण दे रही है जैसे केंद्र सरकार राम रहीम को देती आ रही है। मैं कुछ कारण बताता हूँ। एफआईआर में उस बाबा का नाम नहीं, ऐसी हर घटनाओं में जो मुख्य व्यक्ति होता है, चाहे कंपनी अपराध करे तो कंपनी चाहे का डायरेक्ट एमडी रहे चाहे ना रहे, अमेरिका में रहे तब भी उसका नाम आता है, उसका नाम नहीं। फिर इतने लंबा समय तक हो गया, उसको पूछताछ के लिए या हिरासत में नहीं लिया गया, दूसरा कारण। तीसरा, यूपी सरकार का बुलडोजर पंचर हो गया, जबकि आगरा में राधा स्वामी सत्संग पे बुलडोजर लगातार हफ्तों तक चलता रहा था। मुख्यमंत्री जब स्थान पे जाते हैं तो सूरजपाल को बचाते हैं। अभी द्विवेदी साहब कह रहे थे किसने कहा, कौन बचा रहा है, मुख्यमंत्री का बयान सुनाता हूं मैं आपको। इस कार्यक्रम में जो सज्जन अपना उपदेश देने आए थे, उनका कथा संपन्न होने के बाद उनके मन से उतरने पर उन्हें पैर छूने के लिए महिलाओं का एक दल आगे बढ़ा, तभी पीछे एक भीड़ आ गई। इसी दौरान एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए, सेवादार लोगों ने भी धक्का दिया जिसके कारण हादसा हुआ। इससे इतर उत्तर प्रदेश के डीजीपी की हिम्मत रही है कि जाके इंक्वायरी कर पाएगा। तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि हादसा केवल सेवादारों और भीड़ महिलाओं के कारण हुआ है, तो डीजीपी की हिम्मत नहीं इससे हट करेगा। ऐसी घटना इसी हाथरस में हो चुकी है। सोसाइटी गठित हुई थी, एक दलित बालिका के साथ बलात्कार हुआ था और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के एडीजीपी वर्तमान डीजीपी ने बयान दिया था बलात्कार नहीं हुआ, जबकि सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया तो बलात्कार हुआ। तो ये एसआईटी की हालत होती है, इससे ज्यादा एसआईटी की हालत नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि डीएमएसपी पे क्यों कार्रवाई नहीं हुई? ऐसे हर मामले में डीएमएसपी पे कार्रवाई हो जाती है। बरेली में एक बबलू कुमार एक अच्छे आईपीएस है, उन्होंने पिछले साल कांवड़ यात्रा को अराजक होने से रोका, उनको तुरंत हटा दिया गया। अब आता है सवाल, ये कौन सा डीएम है, कौन सा एसपी है जिसको 2.5 लाख लोग इकट्ठा हो गए उसको पता नहीं? तो ऐसे लोग को सस्पेंड नहीं बर्खास्त कर देना चाहिए। नौकरी क्यों कर रहे हैं जनता के पैसे पे कि 2.5 लाख के कन्फिगरेशन पे उनको कोई जानकारी नहीं है। अखिलेश जी ने भी बाबा की गिरफ्तारी की कहीं मांग नहीं की है, ये नहीं कहा कि एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, ये नहीं कहा कि क्यों बाबा को बुलाकर बैठाकर उनसे सवाल नहीं किए जा रहे। किसने? अखिलेश जी ने। अखिलेश जी ने तो एकदम क्लियर कट कहा, बाबा को कोड किया इसलिए। मैं बता रहा हूँ, क्लियर कट कहा है अपराधियों को नहीं पकड़ा जा रहा है, निर्दोष लोगों को पकड़ा जा रहा है जिससे मुख्य अभियुक्त को बचाया जा सके। 123 लोगों की कहीं से कहीं तक कोई जिम्मेदारी बाबा पर नहीं बनती। बाबा ही असली अपराधी है, उसको संरक्षण मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दे रहे हैं, उनके किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं कहते? मैं कह रहा हूँ तो क्या अखिलेश जी से इतर है क्या ये? अखिलेश जी नहीं है ना, इसलिए पूछा मैंने। नहीं तो क्या मैं अखिलेश जी से हटके बोल सकता हूँ, पार्टी लाइन से हटके? आप पार्टी लाइन से हटकर नहीं बोल सकते, लेकिन अखिलेश यादव नहीं हो सकते। खैर चलिए मैं कहला देता हूँ। कल भी जब परसों भी जब इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी तो प्रवक्ताओं को छूट दी गई है कि आप बोल सकते हैं, लेकिन आपके लीडर नहीं बोलेंगे।
उनकी जबान पे ये बात अर्थ नहीं में है। आपके कहने का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं मैं। मैंने कहा अखिलेश आप जी ने क्या क्यों अब कहना तक चाहती हैं? इस बात का जिक्र नहीं किया। वो कार्रवाई की आप क्या बात कर रहे कहना हैं, गुनहगारों पर कार्रवाई हो, कार्रवाई की बात तो गिरफ्तारी स्पष्ट हो, कर लेकिन चुके हैं। बाबा इसमें कहीं से अखिलेश कहीं को तक कहीं- गुनहगार नहीं है, ये मुझे बात लगता कोई नहीं है- कह रहा सर। नहीं मुझे लगता राहुल है कि गांधी, नहीं अखिलेश यादव, नहीं आप खुद बीजेपी के नेता अभी अठावले जी गए, वो भी बचते नजर आए। सभी यही कर रहे हैं सर। अब ये बताइए, हम लोग पूरी जांच की प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं, डीएम की गिरफ्तारी का, एसपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, घायलों के मुआवजा की, मृतक के परिवार के मुआवजा की मांग कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। ठीक है, पूरी तरीके से अगर सीबीआई इंक्वायरी हो तो मुख्यमंत्री का यह बयान आएगा कि मुख्यमंत्री ने बचाया है। ये बयान तो सब में है, पब्लिक डोमेन में है। तो मुख्यमंत्री भी सीबीआई के दायरे में आएंगे कि क्यों उन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि उनके अधिकारी एक्शन ना कर पाए। ऐसा मुख्यमंत्री एक बार नहीं किया है, ऐसा चिन्मयानंद को बचाना था। एक परसेप्शन बन रहा है राज शर्मा कि सारे दल जो हैं वो बाबा पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, क्योंकि वजह है एससी एसटी, क्योंकि वजह है उपचुनाव, क्योंकि वजह है दलित वोट बैंक, इसलिए सीधे तौर पर कोई भी प्रहार नहीं कर पा रहा है। या गिरफ्तारी एफआईआर में नाम क्यों नहीं है, ये मांग नहीं कर पा रहा है। बाबा शब्द तो आ ही नहीं रहा है किसी के मुंह पे। बस अगर कोई सवाल भी जाता है, चाहे राहुल जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई और नेता हो, वो बच के निकल जाते हैं उन सवालों से। पहले तो पारुल जी, मैं विनम्र निवेदन से आपसे ही पूछना चाहता हूं, ये बताइए आपको कैसे विश्वास आएगा, एक पार्टी का प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के कल परसों प्रवक्ता तो वीडियो राहुल गांधी जी का सामने आया था सर, मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वीडियो पब्लिक डोमेन में है। अच्छा, थोड़ा वो सब डोमेन में है, मेरी बात सुनिए, मैं हम वो बोलेंगे जो अगर हम बोल रहे तो पहले तो बताइए, फिर आप कह दोगे ये बात राहुल जी बोले, आप कह दोगी दूध लाओ, मैं कहूंगा काली गाय का नहीं सफेद गाय का, तो ये इससे कोई हल नहीं हो रहा देश का। कि क्यों बच रहे हैं सीधा ये है, सुन लीजिए अब आप, हाँ मेरी बात, कोई नहीं बच रहा है किसी से। ये कोई एक आदमी की नहीं, ये पार्टी है और पार्टी में सारी पावर होती है। प्रवक्ता उन्होंने क्यों बनाया हुआ है, हमें क्यों बनाया हुआ है प्रवक्ता? पुलिस का डिपार्टमेंट है, क्या थाने पे जाके डीजीपी करेंगे? डीजीपी का अपना रोल है, सीओ का अलग रोल है, आईजी का अपना रोल है। आप प्रवक्ता कह रहे हैं आपको उनपे विश्वास नहीं, आपसे अभी आरपी सिंह साहब ने बोला मैं क्या इतर हूं, तो आपको उनपे शक हो गया। मैं कह रहा जो अपराधी है, अब अपराधी आपकी नजर में कौन है मुझे आप बताओ। मैं कह रहा अपराधी को पकड़ना चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा कि आप बाबा मुलजिम कि ये मुलजिम, मैं पार्टी और व्यक्तिगत रूप से भी कहना चाहता हूं, जो लोग मरे सरकार उनके लिए क्या कर रही है? सरकार कम से कम उनके लिए तो करे और पता चले। और अभी जैसे रविंद्र भाई ने कहा, ये एसआईटी तो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं ये मुख्यमंत्री के। मुख्यमंत्री जी ने जब बयान दे दिया, वो सही कह रहे हैं सिंह साहब, किसकी हिम्मत? क्या डीजीपी कह देंगे वहां? कह देंगे डीजीपी साहब? मंत्री जी ने मौन स्वीकृति दे दी। जैसे मेरे जैसा लेमैन होता तो वो कहता है नाम मत लेना, मुख्यमंत्री ने कह दिया नहीं, वो ऐसे मतलब इशारा कर दिया, इशारों को अगर समझो, ये है बात। आप ये मत बोलो किसने नहीं कहा, पार्टी ने। और दूसरी बात, ये कहां से आया वोट बैंक? मेरा वोट बैंक तो आप भी हो, मैं तो आपको भी नाराज नहीं करना चाहता, मैं द्विवेदी सर को भी नाराज नहीं करना चाहता। मेरा वोट तो पलवी जी भी हो सकती है इसमें, मेरा वोट तो सिंह साहब भी है। ये वोट बैंक क्या होता है, जरा आप लोग भी हमें समझा दो। वोट बैंक मेरे देश का हर जाति का मेरा वोट बैंक है। मैं किसी जाति को नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन गलत भी नहीं होने दूंगा। एक अगर बात कहूं, ओवैसी जी का एक बयान चल रहा था कि अगर हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होगा, अगर गलत मुस्लिम होगा, मैं मुस्लिम की तरफदारी नहीं लूंगा। मुझे 2 चैनल बता दो जिसने चलाया। तो कर रहे हो ऐसे, कोई वोट बैंक नहीं है। वो देश की जनता की नजर से हम पार्टियां देखना चाहती हैं, लेकिन आप मीडिया दिखाना नहीं चाहता। आप मीडिया सिर्फ वोट बैंक, देयर इज नो वोट बैंक, दे आर ओनली सिटीजन। दलित की बेटी के साथ घटना, दलित के साथ पेशाब का, ये सब राजनेताओं के तो शब्द होते हैं सर। मीडिया थोड़ी ना लाके आपके मुंह में रख देता है कि ये बोलिए। मैं कह रहा नहीं, जाति होती है। की जब बात आती है तब आप लोग पूछते हैं कि दलित को कितने टिकट दिए, ब्राह्मण को कितने टिकट दिए, ये सब आप ही लोगों की पॉलिटिक्स होती है। पारुल जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप राजनीतिक पार्टियों का इकबाल जगाना चाहते हो, तो आप लोग मीडिया का भी इकबाल जगाओ। उसके लिए एक सशक्ति होनी चाहिए। अगर मुझे कोई मार देगा तो मुझे कोई नहीं कहेगा भारत का नागरिक मार दिया, यार एक पंडित को मार दिया गया। उठिए और इन सब चीजों से ऊपर उठकर बोलिए, ईमानदारी से बोलिए। क्या बाबा वहां पर था तो उसका कोई रोल नहीं बनता इस मामले में? एक सवाल नहीं पूछा जाएगा? मेरी क्लियर वॉइस सुनेंगी आप?
मगर आप ये नहीं कहेंगी फला ने नहीं कहा। मैं कह रहा ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। 3 बार कह दिया मैंने, अब बताओ कैसे चाह रहे हैं? आप लोगों की भी जिम्मेदार, जैसे मैं प्रोडक्टिव सिटीजन हूं इस देश का, वैसे आप भी बनिए ना। आप ये ना कहिए किसने नहीं कहा, पार्टी का एक प्रवक्ता आके कह रहा मुखड़ा। आप ही पार्टी के प्रवक्ता अपने नेताओं को बचाते जब उनके बयान से किरकिरी आप लोगों कोई नहीं बचाते, तब आप कहते हैं अरे वो तो उनका निजी बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं, फिर आप ही लोग कहते हैं। तो रुक जाइए। इसीलिए बहुत अच्छी बातें कर रहे थे आप, मुझे तो वाकई बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वो लगना ही है। बातें अच्छी हैं, लेकिन हकीकत जो राजनेताओं की है ना सर, जो आप लोगों की है ना, उससे बहुत परे है। तो रुक जाइए, लौट रही पल्लवी जी। जो सवाल उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रख के सब कुछ साफ कर दिया, आपको बताइए पल्लवी जी। नहीं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बेबुनियाद बातें हैं और विपक्ष की आदत हो गई सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करने की। आप सही बताओ, आप सही बता दो पल्लवी जी, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आप 2-4 सही बात बता दो। चलो राज जी, आप बोल रहे थे, मैं शांति से सुन रही थी, बस शांति से सुन लीजिए, आपके जब समय आएगा आप प्लीज बोल लीजिएगा। कैसे रहे शांति, कैसे रहे विपक्ष शांत? क्या विपक्ष को इसलिए चुना देश मैं बताती हूँ ना, आप लोगों की सिलेक्टिव पॉलिटिक्स बताती हूँ। महिलाओं के लिए आवाज उठाने का दावा करते हैं आप, हाथरस जाएंगे लेकिन संदेश खाली पे नहीं बोलेंगे, आप उत्तरी दिनाज पे नहीं बोलेंगे, अग्निवीर की आप बात करेंगे और आप कहाँ चले गए हो? आप कहाँ चले गए? बिल्कुल आप हर चीज सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, हाथरस काम पे रहो। पॉलिटिक्स आप लोगों की चलती जा रही है। नो नीड टू गो हियर एंड देयर, मणिपुर पे आप आवाज उठाएंगे, जब आंसर मिलेगा, जब माननीय मोदी जी बोलेंगे तो आप लोग डिबेट से बचिए। मैं बारी-बारी से चर्चा करना चाहती हूँ, बारी-बारी से बात कीजिए। प्रधानमंत्री बोलता नहीं है, अरे मेरे देश का प्रधानमंत्री। चलिए मैं स्विच कर रही हूँ, एक बार भी द्विवेदी जी के पास जा रही हूँ, रुक जाइए। तू मैंने की बहस से बचिए राज शर्मा, आप अपना टाइम किल कर रहे हैं, फिर मैं आपके पास आने से थोड़ा सा रुकूंगी। दोनों की ऑडियो डाउन कर दीजिए। राज शर्मा प्लीज डेकोरम, थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करिए। इतने भावुक मत होइए, इतने भावुक मत होइए, इतने भावुक मत होइए, रुक जाइए। थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कीजिए। आप वर्चुअली मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी मेहमान मेरे वेट कर रहे हैं, दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए प्लीज। तू मैं की डिबेट से बचा कीजिए सर, समय खराब होता है, सबको पता है, सबको पता है। रुक जाइए अभी। द्विवेदी सर की ऑडियो दीजिएगा प्लीज। द्विवेदी सर, इस पूरे मामले में निष्पक्षता से कार्रवाई हो, क्योंकि 122 लोगों की मौत का सवाल है। हाँ, उन परिजनों के साथ न्याय होना चाहिए, उन्हें मदद मिलनी चाहिए कि किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपनी बेटी खोई है, मासूम बच्चा जिसकी दूध की बोतल सभी ने देखी, दिल भर आया था। लेकिन ये लग रहा है कि निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होगी, जिस पर तमाम सवालात उठ रहे हैं। देख लीजिए, स्टालिन जी को भी फोन करके पूछ लीजिए। रुकिए प्लीज मैडम, आप कह दो जो हुआ आप कहो, उसके साथ एक सेकंड पल्लवी जी प्लीज रुकिए, इधर उधर की बातें बोलो, कुछ नहीं करते। ठीक है रुक जाइए। राज शर्मा, इन दोनों को डिस्कनेक्ट करवा दीजिए। नहीं आप डेकोरम मेंटेन कर सकते डिबेट का, प्लीज डिस्कनेक्ट हो जाइए, दोनों को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आप समझना ही नहीं चाहते कि लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास, बाकी सभी मेहमान वेट कर रहे हो, तो प्लीज डिस्कनेक्ट कर दीजिए दोनों को। और थैंक यू सो मच आप लोग शामिल हुए, इस तरह की चर्चा मत किया कीजिए। सिर्फ द्विवेदी जी की ऑडियो दीजिए, सबकी ऑडियो डाउन कीजिए, वरना डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है द्विवेदी जी, निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है सर कि कौन बचा जाएगा, कौन फंसा जाएगा। अब तक जो बच रहे थे उनको भी ले आए सामने, लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में जो सफेद कॉलर हैं वो तो ठीक है आ गए हैं जद में, लेकिन कुछ और नाम भी हैं जो बख्शे जा सकते हैं या फिर उन्हें छुपाया जा रहा है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में सभी कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, भाजपा सभी राजनीतिक पार्टियों के शासनकाल में जिम्मेदार पदों पर रह करके कार्य किया हूं। और जब कोई ऐसी दुखद घटना हो जाती है तो प्रदेश के जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी लोग रहे हैं वो इसी प्रकार का बयान देते हैं, मौके का मुआयना करते हैं, जाते हैं वहां पर जांच करते हैं, समझते हैं तमाम लोगों से, और जो बात उनकी समझ में आती है वो ऐसे ही बोलते हैं। तभी हाथरस वाले मामले में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया वो मैं भी अखबारों में पढ़ा, टीवी पर देखा, लेकिन उनके बयान का निष्कर्ष अगर समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता साहब जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, ठीक है, लोकतंत्र में वो अपना निष्कर्ष निकालने के लिए स्वतंत्र हैं, या दूसरा कोई व्यक्ति अपना निष्कर्ष चाहे निकाल सकता है। लेकिन मेरी समझ से प्रशासनिक दृष्टिकोण से अधिकारी लोग ये नहीं निष्कर्ष निकालते
और निकालना भी नहीं चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अब वो कोर्ट के बाबा पास कौन बॉल है, नहीं, कोर्ट तो के पास ये सर- पूरा मामला है, न्यायालय में ये पूरा मामला है रविंद्र जी, तो निष्पक्षता के साथ कार्रवाई होगी। ठीक है द्विवेदी सर, समय थोड़ा कम है, मैं चाह रही हूँ रविंद्र जी की एक प्रतिक्रिया ले लूं। रविंद्र जी, अभी मैडम- अब इस पूरे मामले अभी में मैडम- निष्पक्षता की बात सामने, इसको लेकर थोड़ा सा भरोसा कर सकते हैं क्योंकि कोर्ट में अब ये मामला है। अभी तक कोर्ट में नहीं है, कोर्ट में तब जाता है जब आईओ अपनी रिपोर्ट दे देता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत लंबा समय लगेगा अभी इस प्रक्रिया में। अपेक्षा कुछ भी नहीं है, एसआईटी चिन्मयानंद में बैठ चुकी है, जिस बच्ची के ऊपर एसआईटी बैठी थी, एसआईटी ने उसके ऊपर कम से कम 9 मुकदमे लगा दिए। एसआईटी हाथरस की बालिका जिसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके साथ भी एसआईटी बैठी थी, एसआईटी ने कह दिया बलात्कार नहीं हुआ है। एसआईटी गोरखपुर में बैठी जहां एक हत्या हो गई थी व्यापारी की, एसआईटी ने पुलिस के पक्ष में लगा दिया। तो हमें कोई भी अपेक्षा नहीं है कि वहां पर न्याय मिलेगा। छोटा सा कमेंट पल्लवी जी, समय बहुत लिमिटेड है, एक लाइन में बात रखिए अपनी। देखिए, जांच चल रही है और बिल्कुल इस पे जो है बिल्कुल जो भी चीजें हैं स्पष्ट रूप से सामने आएंगी। लोगों को पकड़ना भी शुरू हो गया, बयान वगैरह पहले से शुरू हो गए। नहीं विश्वास है विपक्ष को, उसको मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। बहुत सारी चीजें जैसे गिनाए पर समय आपके पास कम है, अदरवाइज मैं भी बहुत सारे पॉइंट्स जो मैं गिना सकती थी, मैं बता सकती थी किस सरकार में क्या हुआ, पॉइंट एक लाइन में राजशर्मा, फिर इजाजत। ठीक है, जांच का विषय है, ये जांच चलने दीजिए। मैडम एक लाइन में म्यूट है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, हाथरस में हुआ ये कांड जिसके बाद रोंगटे खड़े हो गए इतनी सारी लाशों को देखकर, लेकिन उसके बावजूद सेलेक्टिव पॉलिटिक्स इसे नाम दिया जा रहा है क्योंकि लोग बच रहे हैं सीधा बाबा पर वार करने से। सीधे तौर पर आप कितनी ही घटनाएं देश की गिन लीजिए, सीधा जो हेड होता है ना, जो सबसे ऊपर होता है, अगर किसी संस्था की भी बात कर ली जाए, किसी ऐसी जगह जहां पर किसी एक छोटे कार्यकर्ता की, मजदूर की भी मौत हो जाती है, तो वो कंपनी किसके नाम पर है, वो हेड ऑफिस किसके नाम पर है, वो पूरा कैंपस किसके नाम पर है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है सबसे पहले। यहाँ बाबा के सामने ये पूरा सब कुछ हो रहा था, बाबा की वजह से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। अब जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो प्रशासनिक लोग हैं, उन पर तो कार्रवाई हो ही रही है क्योंकि उनकी लापरवाही, लेकिन क्या बाबा को किसी भी सवाल के लिए पूछना, बुलाना या किसी भी तरह से इस मामले में उनसे चर्चा करना अधिकारियों की तरफ से, ये वाजिब नहीं समझ रहा कोई? तो इसलिए पूछा जा रहा है कि आखिर बाबा को कौन बचा रहा है, बाबा को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? क्या वाकई ये सियासतदान जो अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग पार्टियों से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन बात वहीं पर आकर रुक जाती है कि जिस वोट बैंक के साथ बाबा जुड़ा है वही इनकी मजबूरी है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।